नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण मॉडल नियम 2016 में संशोधन पर टिप्पणियां या सुझाव मांगे हैं। विश्व बैंक ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। औषध विभाग ने भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए मसौदा नीति जारी की। चीन ने भारत के समक्ष ये स्पष्ट किया कि उसका नया भूमि सीमा कानून मौजूदा सीमा संधियों को प्रभावित नहीं करेगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व धरोहर वन जितना कार्बन अवशोषित करते हैं उससे ज्यादा कार्बन विमुक्त करते हैं। और अब खबरें विस्तार से। इस अंक की सबसे पहली खबर महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण मॉडल नियम 2016 में संशोधन पर टिप्पणियां या सुझाव मांगे हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय का उद्देश्य संशोधित मॉडल नियमों को किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के साथ जोड़ना है। अधिनियम और मसौदा नियमों दोनों का मुख्य आधार कई मामलों में जिलाधीशों और अतिरिक्त जिलाधीशों को अधिकार हस्तांतरित करना है। उदाहरण के लिए दत्तक ग्रहण और बच्चों की देखभाल से जुड़े संस्थानों का पर्यवेक्षण करना आदि। इस मसौदा नियम की कई मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें डीएम और एडीएम बाल विवाह के मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई की निगरानी करेंगे। साथ ही बच्चों पर बाल विवाह के प्रभाव के बारे में जागरूकता सृजन का प्रयास करेंगे। डीएम और एडीएम दत्तक ग्रहण के मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही में वृद्धि करने के लिए दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने के लिए अधिकृत हैं। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी डीएम उत्तरदायी होंगे। डीएम जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कार्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद ही किसी भी बाल देखभाल संस्थान का पंजीकरण किया जाएगा। अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए डीएम को सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किए जाएंगे। व्यक्तिगत क्षमता या किसी संगठन के सदस्य के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले लोगों को बाल कल्याण समितियों का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया गया है। अगली खबर विश्व बैंक से। विश्व बैंक ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट वर्ष 1995 और वर्ष 2018 के बीच 146 देशों की संपदाओं का विश्लेषण करती है। ये विश्लेषण नवीकरणीय प्राकृतिक पूंजी, गैर नवीकरणीय प्राकृतिक पूंजी, मानव पूंजी, उत्पादित पूंजी और निवल विदेशी परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का मापन करके किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1995 और वर्ष 2018 के बीच वैश्विक संपदा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन इसके समक्ष मौजूद जोखिमों में भी बढ़ोतरी हुई है। इन जोखिमों में असंधारणीय दोहन, सामूहिक कार्रवाई की कमी आदि शामिल है। हालांकि प्रत्येक देश की सकल संपदा में वृद्धि हुई है, लेकिन राष्ट्रों के बीच बढ़ते व्यापक अंतराल के साथ प्रति व्यक्ति संपदा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निम्न आय वाले 1/3 से अधिक देशों में प्रति व्यक्ति संपदा में गिरावट दर्ज की गई है। मानव पूंजी एक व्यक्ति के जीवन काल की संपूर्ण आय होती है। ये विश्व भर में संपदा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अंतर्गत वर्ष 2018 में कुल वैश्विक संपदा का 64% शामिल था। नवीकरणीय प्राकृतिक पूंजी के मूल्य में वैश्विक स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई है। गैर नवीकरणीय प्राकृतिक पूंजी संपदा जैसे कि खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि में वर्ष 2014 से गिरावट दर्ज की गई है। ये मुख्य रूप से वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की वजह से हुई है। आइए अब आपको बताते हैं रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के बारे में। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि संधारणीयता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ धन का मापन एवं उसकी निगरानी करनी चाहिए। संपदा के सभी घटकों जैसे कि उत्पादित और गैर नवीकरणीय तथा साथ ही मानव एवं नवीकरणीय प्राकृतिक पूंजी में भी निवेश करना चाहिए। बाह्य आघातों के प्रति विकास को लचीला बनाने के लिए परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में विविधता और पुनर्संतुलन स्थापित करना चाहिए।
आइए अब बात करते हैं विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से। औषध विभाग ने भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास एवं नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए मसौदा नीति जारी की है। इस नीति का उद्देश्य फार्मा मेडटेक यानी चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में R&D यानी अनुसंधान एवं विकास में तीव्रता लाने के लिए एक अनुकूल विनियामक व्यवस्था को सक्षम बनाना है। साथ ही लक्षित वित्त पोषण को बढ़ावा देना, मजबूत उद्योग शैक्षिक समुदाय सहयोग का सृजन करना और नवाचार के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। विश्व की फार्मेसी के रूप में विख्यात भारत ने सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाकर विश्व स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत लगभग 60% वैश्विक टीकों की आपूर्ति और 20 से 22% जेनरिक दवाओं का निर्यात करता है। इसके अलावा भारत आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। ये क्षेत्र 2.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और 2015 से 18 के बीच प्रत्येक वर्ष 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष उत्पन्न करता है। हालांकि फार्मा मेडटेक यानी चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए चिंता के कई विषय भी हैं, जैसे कि सक्रिय औषध सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, APIs और प्रमुख प्रारंभिक सामग्री यानी KSMs के लिए उच्च स्तर की आयात निर्भरता, बायोलॉजिक और बायोसिमिलर तथा अन्य उत्पादों के विकास की निम्न गति, जो नई पीढ़ी के चिकित्सा विज्ञान में उभरती प्रवृत्तियों के महत्वपूर्ण घटक हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त स्कैनिंग तथा इमेजिंग उपकरणों में अपर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमताएं। मसौदा नीति के तहत प्रमुख प्रस्तावों की बात करें तो आगामी 2 वर्षों के भीतर नवोन्मेषी उत्पादों के लिए विनियामक अनुमोदन के लिए लगने वाले समय में कम से कम 50% की कटौती करना, नव प्रवर्तक और विनियामक के बीच सिंगल इंटरफेस को प्रस्तावित करने के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल पोर्टल का विकास करना। इसके अलावा भारतीय विनियामकों की विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय विनियामक एजेंसियों के साथ सहयोग करना इसके प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है। चीन ने भारत के समक्ष ये स्पष्ट किया है कि उसका नया भूमि सीमा कानून मौजूदा सीमा संधियों को प्रभावित नहीं करेगा। दक्षिण चीन सागर में विदेशी पोतों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए एक नए समुद्री सीमा कानून के बाद चीन ने एक नया भू सीमा कानून पारित किया है। ये नया भू सीमा कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। ड्रैगन के प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पूर्व में भारत चीन म्यांमार ट्राइजंक्शन से लेकर के पश्चिम में कराकोरम दर्रे तक विस्तारित है। यहाँ ऐतिहासिक हॉटस्पॉट्स हैं। आपको बता दें कि ये कानून चीन में सीमाओं की रक्षा के लिए सेना से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक कई एजेंसियों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। ये राज्य को समग्र सीमा सुरक्षा तथा आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सीमा पर सार्वजनिक सेवाओं एवं अवसंरचना में सुधार जैसे कार्य संपन्न करने का अधिकार प्रदान करता है। चीन भारत सहित 14 राष्ट्रों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। मंगोलिया और रूस के बाद चीन की तीसरी सबसे लंबी सीमा भारत के साथ है। अभी चीन द्वारा भारत और भूटान के साथ सीमा समझौतों को अंतिम रूप देना बचा हुआ है। भारत चीन सीमा विवाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा के संबंध में है। हाल ही में भारत ने चीन के नए कानून पर चिंता प्रकट की है। भारत को लगता है कि ये कानून सीमा के प्रबंधन और सीमा के सभी प्रश्नों पर मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों को प्रभावित कर सकता है। ये कानून भारत और भूटान के साथ विवादित क्षेत्रों में चीन की कुछ हालिया गतिविधियों को औपचारिक रूप दे सकता है। इसमें भारतीय सीमाओं पर चीनी सेना की तैनाती और LAC पर कई उल्लंघन शामिल हैं। अगली खबर पर्यावरण से। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व धरोहर वन जितना कार्बन अवशोषित करते हैं उससे ज्यादा कार्बन छोड़ते हैं। ये निष्कर्ष यूनेस्को, विश्व संसाधन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की एक रिपोर्ट का हिस्सा है। ये रिपोर्ट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में वनों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और संचयन का प्रथम वैश्विक वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। 69 मिलियन हेक्टेयर में विस्तारित विश्व धरोहर वन प्रकृति और लोगों को लाभान्वित करते हुए कई वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। इस रिपोर्ट में अन्य कई प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं, जैसे कि वर्ष 2000 से औसतन प्राकृतिक और मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वनों ने वायुमंडल से लगभग वार्षिक रूप से 190 मिलियन टन CO2 को अवशोषित किया है। मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन की वजह से कम 10 विश्व धरोहर वन कार्बन का अल्पशोषण और अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं। विश्व धरोहर स्थलों को वर्ष 2001 और वर्ष
2020 के बीच 3.5 मिलियन हेक्टेयर वनों की हानि हुई है। भारत का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उन 5 स्थलों में शामिल है जिनके पास विश्व स्तर पर सर्वाधिक ब्लू कार्बन का भंडारण है। ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित जैविक कार्बन है। ये मुख्य रूप से सड़ चुके पौधों की पत्तियों, लकड़ी, जड़ों और पशुओं से मिलता है। इस रिपोर्ट में अनुशंसाएं की गई हैं कि जलवायु से संबंधित घटनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करनी चाहिए, साथ ही बेहतर भूमि प्रबंधन के माध्यम से पारिस्थितिक संयोजकता को बनाए रखना और उसे मजबूत करना चाहिए। विश्व धरोहर स्थलों के संधारणीय संरक्षण को जलवायु, जैव विविधता और सतत विकास रणनीतियों के साथ एकीकृत करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त खबरों के बारे में। 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो पैसिफिक विजन के लिए भारत के विजन में आसियान की केंद्रीयता को रेखांकित किया। भारत आसियान सांस्कृतिक संपर्क को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने आसियान सांस्कृतिक विरासत सूची की स्थापना के लिए भारत के समर्थन की घोषणा की। आसियान भारत साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नेताओं ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाने पर सहमति व्यक्त की। सस्टेनेबल रिकवरी प्लान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में पाया कि कार्बन उत्सर्जन में फिर से वृद्धि होने की संभावना है और इसका कारण सभी देशों द्वारा कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। सस्टेनेबल रिकवरी प्लान योजना को वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था। इसके अनुमान के मुताबिक यदि सरकारें वर्ष 2021 से 23 प्रत्येक वर्ष स्वच्छ ऊर्जा निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाती हैं, तो इससे वैश्विक आर्थिक विकास को औसतन 1.1% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि इस योजना के पूर्ण और समय पर कार्यान्वयन से लगभग 9 मिलियन रोजगार की बचत होगी या सृजन होगा। साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। किफायती और मध्यम आय आवास के लिए स्पेशल विंडो यानी स्वामी फंड। सरकार समर्थित स्वामी फंड ने मुंबई में संचालित एक परियोजना से पूर्ण रूप से बाहर निकलने की घोषणा की है। रुकी हुई परियोजनाओं के घर खरीदारों को राहत प्रदान करने के लिए अवरुद्ध सकारात्मक निवल मूल्य वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्वामी फंड का सृजन किया गया था। ये देश में तनावग्रस्त किफायती और मध्यम आय वाली आवास परियोजनाओं के लिए अंतिम छोर तक वित्त पोषण प्रदान करता है। अब तक स्वामी फंड ने 9,500 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत सहायता राशि के साथ 95 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं 57,700 से अधिक घरों के निर्माण कार्य को पूरा करेंगी। अगला है निवेश चार्टर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जल्द ही एक निवेशक चार्टर को अधिसूचित करेगा। इसका उद्देश्य निवेशकों को वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री से बचाना है। वर्ष 2021-22 के बजट में म्यूचुअल फंड और बीमा सहित सभी वित्तीय उत्पादों पर एक निवेशक चार्टर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। चार्टर में निवेशकों के लिए सेबी का मिशन और विजन होगा। इसमें निवेशकों के अधिकार और जिम्मेदारियां भी शामिल होंगी। इन चार्टरों के माध्यम से निवेशकों को संस्थाओं द्वारा निवेशकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं, इन सेवाओं पर अपेक्षित समय सीमा और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी मिलेगी। जलवायु न्याय। हाल ही में भारत ने कहा कि वो ग्लासगो में COP26 में जलवायु न्याय की आवश्यकता को मजबूती से रेखांकित करेगा। कई लोगों और स्थानों पर जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभाव सहित जलवायु न्याय कई उद्देश्यों के साथ एक पद और आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु न्याय के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों को स्वीकार करना, वंचित वर्ग की आबादी पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को पहचानना, जिनसे कि असमान सामाजिक परिस्थितियों में वृद्धि हो रही है, और जलवायु परिवर्तन को जलवायु कार्रवाई संबंधी चर्चा के केंद्र में रखना शामिल है। सार्थक। हाल ही में स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया। ICGS सार्थक पोरबंदर गुजरात में तैनात हो और भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर संचालन करेगा। ICGS सार्थक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में चौथा है। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। आदि शंकराचार्य। प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की पुनर्निर्मित समाधि और प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। आदि शंकराचार्य को जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। वे एक आध्यात्मिक दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। उनका जन्म केरल के कालड़ी में हुआ था।
आदि शंकराचार्य ने कई धार्मिक ग्रंथों जैसे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता आदि पर टिप्पणियां लिखी थी और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि की रचना की थी। इसमें वेदांत के विद्यार्थी में आवश्यक योग्यताओं की व्याख्या की गई है। उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में ज्योतिर्मठ, द्वारका गुजरात में द्वारका पीठ, पुरी ओडिशा में गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी कर्नाटक में शारदा पीठ की स्थापना की थी। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ये एक दोहरा स्थल रुद्ध देश है। लिक्टेनस्टाइन और उज्बेकिस्तान केवल ये दो राष्ट्र ही दोहरे स्थल रुद्ध देश हैं। उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। उज्बेकिस्तान में किजिलकुम एक खनिज समृद्ध लाल रेत का रेगिस्तान है। ये एशिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एडेलुंगा तोघी इसका उच्चतम शिखर तियानशेन रेंज में है, जो कि हिमालय का ही एक विस्तार है। उज्बेकिस्तान में ही अरल सागर संकुचित हो रही एक खारे पानी की झील है। ये कभी विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय था। आमू दरिया और सीर दरिया इसकी प्रमुख नदियां हैं। अयदार कुल झील और सरिकामिश झील इसके अन्य जल निकाय हैं। और अब बात करते हैं ताजिकिस्तान की। तालिबान से संबंधित सुरक्षा चिंताओं की वजह से ताजिकिस्तान ने चीन को अफगानिस्तान सीमा के निकट एक पुलिस बेस बनाने की अनुमति प्रदान की है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाला एक स्थल रुद्ध मध्य एशियाई देश है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी 93% भूमि पहाड़ी है। मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में इसके उत्तर में अलाय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पूर्व में पामीर पर्वत स्थित है। कुले इस्माइली सोमोनी इसका सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 7495 मीटर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर फैटचेंको ग्लेशियर है, जो कि इसके जल का प्रमुख स्रोत है। इससे मुक्सू, बख्श और आमू दरिया नदी को जल प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।